ये जो वीडियो है ये इंडियन इकोनॉमी का है, ठीक ना। इसमें चूँकि बहुत लोगों का डिमांड आ रहा था कि इकोनॉमिक्स का वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश किया कि आज से जो है ना एक एक वीडियो जो है इकोनॉमिक्स का भी डाला जाए, ताकि 3-4 दिन में सारा इकोनॉमिक्स जो है ना कवर हो जाए। और मेरा देखिए टारगेट यही रहेगा कि लगभग हर एक 20 या 25 मिनट का एक वीडियो हो, जिसमें से मैक्सिमम सारे इकोनॉमिक्स के जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कवर हो जाए। और अगर आप बीपीएससी या किसी भी और एग्ज़ाम के सिलेबस को देखिएगा और क्वेश्चन पैटर्न को देखिएगा, तो इंडियन इकोनॉमी में कुछ ही स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन क्या होता है आता है, और बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो हालांकि इसमें करंट अफेयर्स से आता है, चाहे बजट से पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे से पूछेगा, लेकिन फिर भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे को जानने से पहले हमको इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक बातें क्या करनी पड़ेगी, जानने पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, किस किस एरिया को हम बीपीएससी के लिए कवर करेंगे, या और भी कोई यूपीएससी हो या और भी कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उसके लिए क्या क्या हमको सिलेबस पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो सिलेबस है इसमें नेशनल आय, राष्ट्रीय आय और उत्पाद, इसको नेशनल इनकम और प्रोडक्ट बोलेंगे। इकोनॉमिक्स में हमको कई सारे इंग्लिश टर्म को देखने पड़ेंगे, आप इंग्लिश टर्म से थोड़ा सा हो जाइएगा फेमिलियर, क्योंकि बार बार वो टर्म आएगा, इंग्लिश टर्म ही आएगा, तो क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है पढ़ने में, ठीक ना। अगला है लोक वित्त, इसको यहाँ हम बोलेंगे पब्लिक फाइनेंस। इसमें हम लोग क्या नेशनल इनकम या प्रोडक्ट में क्या पढ़ेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सब चीज़ पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ेंगे, मतलब कि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, सरकार की क्या प्राप्ति है, सरकार का क्या खर्चा है, सब चीज़ पढ़ेंगे। अगला है मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड करेंसी, मनी एंड बैंकिंग, मतलब कि रिजर्व आरबीआई का क्या काम है, आरबीआई कब बना है, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पढ़ेंगे। अगला है पूंजी मार्केट, मतलब फाइनेंशियल मार्केट, इसमें हम सेबी का काम पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला एक अच्छा टॉपिक है भुगतान संतुलन और विदेशी क्षेत्र, मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, फॉरेन सेक्टर पढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, कैसे चीज़ें आयात होती है, क्या निर्यात होता है, क्या एफडीआई होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अगला इसमें मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि अदर में इंडिया में कौन सा 5 ईयर प्लान कितना हुआ है, क्या क्या ग्रोथ रेट रहा है, पॉवर्टी या गरीबी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ह्यूमन एस्पेक्ट, मतलब किसी मानव विकास सूचकांक पढ़ लिए, और भी कई चीज़ें इसमें आ सकता है, ठीक ना। हेल्थ के बारे में पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स एजुकेशन के कुछ के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक ना। हैप्पीनेस इंडेक्स हो सकता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ बेसिक इसका जो फीचर, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर क्या है, या बिहार के इकोनॉमी का बेसिक विशेषता फीचर्स क्या है, एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन है, इंडस्ट्री का क्या पोजीशन है, सर्विस सेक्टर का क्या पोजीशन है, ये सब हमको क्या करना पढ़ना पड़ेगा। और मोस्टली क्वेश्चन जो है ना इसमें जो कि करंट से ही आएंगे, तो करंट से आएंगे, बजट से आएगा, सर्वे से आएगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर वही अगला है बजट। तो बजट देखिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों पढ़ेंगे, सेंट्रल का भी पढ़ेंगे और हम स्टेट का भी पढ़ेंगे। सर्वे भी क्या करेंगे, सेंट्रल का भी पढ़ेंगे और स्टेट का, मतलब राज्य का भी पढ़ेंगे और केंद्र सरकार का भी पढ़ेंगे, ठीक ना। और अगर इसके लिए आपको कोई बुक अगर खरीदना हो तो देखिए मार्केट में तो काफ़ी सारे बुक है, लेकिन जो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बुक आपके लिए होगा, एक दृष्टि जो आईएएस है उसका एक क्विक रिवीजन बुक आती है इंडियन इकोनॉमी लिख करके, वो भी लिख सकते हैं, या तो महेश कुमार वर्णमाल का भी एक आता है। और बाकी जो मैं जितना वीडियो बनाऊंगा ये लगभग सफिशिएंट होगा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा मेरे वीडियो देखने के बाद भी आपको 1 या 2 बुक अगर पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन से बन जाएंगे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और मेरा जो मेनली जो है ना बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर जो है ना ज़्यादा फोकस है, क्योंकि बीपीएससी पीटी में वहीं से डायरेक्टली जो है ना क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी से जो है बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी में खास करके जो है ना आपके 10 या 15 क्वेश्चन जो डायरेक्टली यहाँ देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आइए हम बारी बारी से जो है ना पहले हम लोग आज देखेंगे कौन सा, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और इसको बहुत छोटा वीडियो होगा और टू द पॉइंट होगा, जो एग्जाम में आएगा उसी को हम मैक्सिमम कवर करेंगे। देखिए पहला टॉपिक है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। देखिए राष्ट्रीय आय या उत्पाद क्या होता है, देखिए किसी भी देश में जो भी रिसोर्स है, मतलब कि इकोनॉमिक रिसोर्स है, चाहे वो कोयला हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, का उपयोग, ठीक, तथा लोगों को उससे जो आर्थिक कल्याण होगा का अनुमान लगाने के लिए हम राष्ट्रीय उत्पाद और आय का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि उत्पाद अगर बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय होगा तो लोग उपभोग करेंगे, कंजप्शन करेंगे, और लोग संतुष्टि प्राप्त होगा, और लोगों का क्या होगा, आर्थिक कल्याण होगा। आर्थिक कल्याण को जानने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हमको जो है ना किसी देश का नेशनल प्रोडक्ट क्या है, उसका इनकम क्या है, ये हमको जो है ना जानना होता है। तो आइए हम देखते हैं नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो।
नेशनल इनकम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका स्टार्ट होता है यहीं से कि क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद या क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म यूज करेंगे, या शॉर्ट में हम बोलेंगे जीडीपी क्या होता है। ध्यान रखिए जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद है। चलिए देखिए जीडीपी सिंपल क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब एक वित्त वर्ष में किसी भी देश का जो उसका जो घरेलू सीमा है के अंतर्गत रहने वाले जो भी निवासी हैं के द्वारा जो भी अंतिम वस्तु या जो सेवा का जो मूल्य का जो कुल योग है उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। देखिए इस डेफिनेशन में तीन चार बातें आया। पहला, एक वित्त ईयर क्या है। देखिए एक वित्त ईयर क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो सरकार का है हमारे देश के में है, ठीक ना। हालांकि अभी सरकार जो है ना इसको चेंज करना चाह रही है, 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक करना चाह रही है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार इसको कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार जो है अब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अपने वित्त वर्ष को मानना शुरू कर दी है वित्त वर्ष। लेकिन अभी नेशनल सरकार हमारी क्या करती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या करती है, मानती है। 1 साल हो गया, ठीक। अगला शब्द है घरेलू सीमा। ये क्या है, देखिए घरेलू सीमा का सिंपल सा मतलब देखिए क्या क्या है। हमारे देश का ये मान लो समुद्र का तट है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री घरेलू सीमा है। फिर हमारे देश का जितना भी दुनिया के अदर देशों में विदेशी दूतावास है वो सब हमारे देश की घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा है, ठीक ना। उसके बाद वायुयान और जलयान जिस देश में पंजीकृत होता है वो उस जहाँ वो वायुयान जाएगा उस देश की वो घरेलू सीमा क्या होगा, कहलाएगा। तो सिंपल ध्यान रखिएगा घरेलू सीमा का यहाँ क्या मतलब है कि एक तो समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक, दूसरा विदेशों में स्थित जितना हमारा भारतीय दूतावास है, और वायुयान या जलयान जिस देश में होता है पंजीकृत रजिस्टर होता है वो जहाँ जाएगा उस देश की घरेलू सीमा को कहा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक किसी देश की होती है भौगोलिक सीमा, तो भारत की मान लीजिए पूरा ये भौगोलिक सीमा है, लेकिन भारत का अगर मैं घरेलू सीमा की बात करूँगा इकोनॉमिक्स के पर्पज़ से, उसमें क्या होगा दूसरे भी देश का कुछ इलाका आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में तो शामिल हो रहा है। इसका मतलब भौगोलिक क्षेत्र से ज़्यादा बड़ा होता है इकोनॉमिक्स का घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा भी उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला टर्म है निवासी। क्या है सर, ये निवासी देखिए क्या है, निवासी का मतलब क्या है कि नागरिक या गैर नागरिक जिसकी आर्थिक रुचि कहाँ हो, भारत में हो या उस क्षेत्र में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, निवासी। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में अमेरिकी लोग काम कर रहे हैं 1 साल से अधिक समय के लिए, तो वो क्या हो गए, उनका जो है जीडीपी का पैसा हमारे देश में क्या होगा, हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश की सीमा में वो काम कर रहे हैं। ये हो गया निवासी। अब देखिए इस पर अंतिम वस्तु और सेवा क्या, देखिए अंतिम वस्तु सेवा सिंपल ये है वे वस्तुएं जो उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर निकल चुकी, मतलब जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं से क्या बना, आटा बना, आटा से क्या बना, ब्रेड। अब ये अंतिम वस्तु ब्रेड हो गया, हम इसी का मूल्य क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अंतिम इन्हें कि हम सबका वैल्यू जोड़ देंगे, हम सिर्फ अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ेंगे। अगर हम सबका मूल्य जोड़ देंगे तो दोहरी गणना हो जाएगा, वो अच्छी बात नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, गेहूं था 10 रुपये का, ठीक ना। फिर एक किसान गेहूं उपजाया और किसको बेच दिया, आटा मिल मालिक को, कितने रुपये में, 12 रुपये में। अब फिर आटा मालिक ने क्या किया, इसमें कुछ और प्रोसेसिंग करके इसको क्या बना लिया, ब्रेड बना लिया। अब देखिए अगर आप 10 + 12 + 20 कीजिएगा तो सब मिला के तो आपका कितना हो जाएगा, 42 रुपये हो जाएगा इसका। लेकिन नहीं, ये 42 रुपये क्या आप डबल काउंट कर लिए हैं। देखिए क्या 10 रुपये हम किसान किसको बेचा, 12 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान एक्स्ट्रा उस पर कितना लिया, 2 ही रुपया लिया ना, मतलब उसमें मूल्य वृद्धि कितना हुआ, 2 ही रुपया हुआ। फिर देखिए ये जो आटा था फिर उससे क्या बना, ब्रेड, तो कितना बिका, ये 20 में। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि तो 8 ही रुपया का हुआ ना, इसलिए हम 8 ही काउंट करेंगे। मतलब 10 रुपया किसान का जो इनिशियल प्राइस था, फिर 2 रुपया आटा बनने में लगा और 8 रुपया खर्चा किसमें हुआ, ब्रेड बनने में। मतलब अब देखिए 10, 2, 8 मतलब 20 रुपया ही एक्चुअल क्या हुआ, उसका मूल्य हुआ। यही होता है अंतिम मूल्य। लेकिन ऐसे देखिए सबको जोड़िएगा तो 42 रुपया हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या कर लिए, इस वाले कंडीशन में आप दोहरी गणना कर लिए, डबल काउंट कर लिए, वो तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम ये लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। मतलब कि हर एक स्टेप में हम कितना उसमें एक्स्ट्रा इनपुट डाल रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा हम उसको वैल्यू को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसी को फॉर्मूला GVA क्या बोलते हैं,
जीवीए, और हमारी सरकार, भारत सरकार अभी इसी जीवीए पर ही जीडीपी क्या करती है, निकालते हैं। कितना हम एक्स्ट्रा उसमें पैसा खर्चा किए उस वस्तु को बनाने में, उसी को हम सिर्फ काउंट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए, हमारी आरबीआई का जो वित्त वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर 21 जून तक है, लेकिन जो सिंपल बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, उसका है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये भी पैसे को अपन पूछ सकता है। आइए अब देखिए, जीडीपी पढ़ने के बाद अगला टर्म है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ नेशनल वर्ड आ गया, राष्ट्रीय वर्ड आ गया, पहले वहाँ वर्ड था क्या, घरेलू, अब हम घरेलू से कहाँ आ रहे हैं, राष्ट्रीय हमारे। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप जीडीपी में, मतलब घरेलू आय में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय अगर जोड़ दीजिएगा, आप बन जाइएगा, किस में आ जाइएगा, जीएनपी में आ जाइएगा, मतलब कि सकल राष्ट्र उत्पाद में आ जाइएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे देश की घरेलू सीमाएँ मान लेते हैं, ठीक ना। हमारे देश की जीडीपी मान लेते हैं 10,000 रुपये, मान लेते हैं अभी, ठीक ना। और हमारे देश में कुछ विदेशी काम कर रहे हैं, वो कमा के यहाँ से पैसा अपने देश भेजा होगा, और हमारे देश के भी कुछ लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वो पैसा अपने देश में आएगा। तो मान लीजिए बाहर से पैसा जो आया है 4,000 आया है, और यहाँ से कितना आउटफ्लो हुआ है, 3,000 हुआ है। तो हमको नेट कितना फ़ायदा हुआ, 4,000 में 3,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1,000 हमको नेट, यही है विदेशों से अर्जित निकल है, यही 1,000 रुपया है। जीडीपी में अगर ये हम 1,000 जोड़ देंगे, तो जीडीपी में अगर 1,000 हम जोड़ देंगे, यही 11,000 में क्या हो जाएगा, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल में सिंपल क्या होता है, यहाँ विदेशी जो काम कर रहा है उसका पैसा, और हमारे देश में जो विदेशों में जो काम कर रहा है उसको घटा देते हैं, और वो पैसा हम जीडीपी में क्या कर जोड़ देते हैं, तो हमको निकलता है क्या, जीएनपी। क्या निकल जाता है, जीएनपी, ध्यान रखिएगा। आइए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगला इसी में है, उसका नाम क्या है आपका, कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे निवल या शुद्ध सकल उत्पाद। देखिए जैसे ही, देखिए कोई अगर वर्ड मान लो सकल है या ग्रॉस है, अगर आप सकल या ग्रॉस से अगर आप निवल या नेट में आना चाहते हैं, तो उसमें क्या कीजिए, उसमें आप मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन घटा दीजिए। क्योंकि देखिए मशीन में कुछ घिसावट होती है, तो घिसावट के दाम को हम घटा देते हैं, तो क्या निकल जाता है, नेट निकल जाता है। क्या निकल जाता है, नेट या शुद्ध। तो शुद्ध का निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा आप ग्रॉस में, सकल में मूल्यह्रास क्या कर दीजिए, घटाइए, तो आप यहाँ एन आ जाए। देखिए तो एनडीपी मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया, जीडीपी में हमने मूल्यह्रास क्या कर दिया, घटा दिया। उसी तरह अगर मान लीजिए आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, वही राष्ट्रीय आय में अगर आप मूल्यह्रास घटाइएगा, तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हो जाइएगा, आ जाइएगा। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हम निकाल लिए हैं। अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तब इसको मैं आगे इसमें क्या करूँगा आपको बताऊँगा। आइए अब देखिए, जीडीपी या जीएनपी किसी की भी गणना करने के लिए देखिए कुछ और तरीके का प्रयोग किया जाता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पहला एक है साधन लागत या कारक लागत, उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, हम यहाँ एफसी बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट, ठीक ना। दूसरा है यहाँ मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। अब देखिए ये दोनों क्या कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझिएगा। देखिए साधन लागत का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअल लागत लगा हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमको एक पेन बनाना है, मान लेते हैं क्या बनाना, पेन बनाना है। पेन बनाने के लिए हम मान लीजिए पहला हमको कुछ लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए अब श्रम अगर है तो उसको हम मजदूरी देंगे, वेज देंगे। मान लीजिए हम 2 रुपया मजदूरी दिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए हमको कलम बनाने कुछ पैसा, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए। तो वो पूंजी मान लीजिए हम लाया बैंक फैलाए, कहाँ फैलाए, बैंक फैलाए। उस पूंजी का कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरेस्ट या ब्याज होगा। मान लीजिए ब्याज है उसका 1 रुपया। अब जहाँ हम वो पेन बनाएंगे उसका बिल्डिंग खर्चा लगेगा। बिल्डिंग किसी ऑफिस अगर हम खोलेंगे, किसी न किसी बिल्डिंग या कहीं ज़मीन में खोलेंगे, लैंड में जी, तो उस बिल्डिंग का भी कुछ ना कुछ क्या होगा, रेंट या भाड़ा देना पड़ेगा। और हमको उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ कच्चा माल या रॉ मटेरियल चाहिए। मान लो उसमें 3 रुपया मेरा खर्चा हुआ है। और अदर जैसे कि मान लो अगला एक है इंटरप्रेन्योर, मतलब कि हम अपना उसमें कुछ दिमाग लगाएंगे, वो भी पैसा हमको जोड़ेंगे, वो भी मेरा खर्चा ही, वो हम इनकम कमाएंगे, वो मान लीजिए 3 रुपया। मतलब ये जो है किसी भी पेन को बनाने में लेबर, कैपिटल, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल और जो हम जो अपना दिमाग वहाँ लगाएंगे, ये सब मिला का जितना खर्चा हुआ वही होता है क्या, फैक्टर कॉस्ट। देखिए सबको जोड़ दीजिए, यही निकल जाएगा कारक लागत। मतलब इतना एक्चुअल लागत है उस पेन को बनाने में। अब देखिए जैसे हम फैक्ट्री में एक पेन बना लिए, लेकिन जैसे इसको हम बाजार में बेचने जाएंगे, सरकार बाहर बैठी है, सरकार कहेगी क्या, जीएसटी दो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दो, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट में मान लीजिए इसका एक पेन पर मान लीजिए 10% का जीएसटी है,
10% GST अगर सरकार लेगी तो 10 का 10% कितना होगा, 1 रुपया। अब ये दाम कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। और यही हो गया मेरा क्या, बाजार मूल्य। मतलब कि जब फैक्टर कॉस्ट में जैसे ही टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ता है, वो अब हो गया बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस हो गया वो, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए सरकार किसी वस्तु पर सहायता या सब्सिडी देती है गरीबों को, तो अगर सब्सिडी का दाम उसमें घटा दीजिएगा तो वो भी आपका मार्केट प्राइस ही क्या होगा, निकलेगा। अब ध्यान रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट में भी कभी कभी सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है, ध्यान रखिएगा। तो अब ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ मेरा यही हुआ कि जैसे मान लेते हैं मार्केट प्राइस है, बाजार मूल्य है, तो बाजार मूल्य मान लीजिए कि कोई पेन है, हमने बाजार से पेन खरीद लिया, ठीक है ना, वो मार्केट प्राइस, मतलब 10 रुपया दिया दुकानदार को, वो मार्केट प्राइस है, 10 रुपया मेरा क्या है, मार्केट प्राइस है। तो देखिए उस मार्केट प्राइस में क्या क्या जुड़ा है, देखिए पहली बात उसका कुछ फैक्टर कॉस्ट होगा उस पेन का। उसके बाद जैसे पेन उस फैक्ट्री में बना होगा, जब बाहर आया होगा, सरकार उस पेन पे क्या लिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स लिया होगा। मतलब फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ है, जुटा हुआ है। और अगर सरकार उसमें कोई सब्सिडी दिया होगा मान लेते हैं, वो सब्सिडी क्या होगी, घटी होगी। तो यही होता है आपका मार्केट प्राइस। मतलब कि जब फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर जोड़ दीजिएगा, सब्सिडी घटा दीजिएगा, आप बाजार मूल्य या मार्केट प्राइस क्या हो जाइएगा, निकाल लीजिएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको फैक्टर कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए आपने पेन फैक्ट्री में बना लिया, अब आपको क्या करना है कि तो वही है, तो फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना हो आपको किसी चीज़ का, अगर मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ तो क्या कर, देखिए मार्केट प्राइस में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स घटा दें और सब्सिडी क्या कर दें, जोड़ दें, ये फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। ये सिंपल देखिए मैथ है, हमने कुछ नहीं किया। देखिए ये देखिए हमने क्या किया है, सिंपल फैक्टर कॉस्ट को इधर रहने दिया और इधर रहने दिया, और देखिए बाकी सबको क्या कर दिया, इस MP में ये माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल एक ध्यान रखिए, मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट निकाल लिए, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए, सब्सिडी क्या कर दिए, घटा दिए, आपका मार्केट प्राइस निकल गया या आपका बाजार मूल्य निकल गया। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है किससे, फैक्टर कॉस्ट, बाजार मूल्य से अगर कागज ज़्यादा है इसका मतलब इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा है। अगर बाजार मूल्य ज़्यादा है फैक्टर कॉस्ट से, कहीं ना कहीं सरकार टैक्स क्या ली है, उस वस्तु पे ज़्यादा ली है। अगर मान लीजिए मार्केट प्राइस कम है लेकिन फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, सरकार सब्सिडी दी है। अगर दोनों बराबर हो जाए, पेन का मार्केट प्राइस भी और उसका फैक्टर कॉस्ट अगर बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है, ना ही इंटरेस्ट है और ना ही सब्सिडी है। क्वेश्चन ये घुमा के पूछ सकता है, इस पर आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आपको हम क्या बताए थे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, बताया था आपको यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट या निवल राष्ट्रीय आय आपको बताए थे। अब देखिए अगर आप निवल राष्ट्रीय आय अगर जो है, मान लीजिए अगर आप फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे, कारक लागत पर निकालेंगे, यही किसी देश की नेशनल आय या राष्ट्रीय आय कहलाती है। और फिर समझिए, पहले आप निकालिए GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस पर, फैक्टर कॉस्ट में, तो सिर्फ लागत जोड़िए, ठीक ना। अब इस फैक्टर कॉस्ट में देखिए ये GDP है, अब इस GDP में अगर आप विदेशों से आया पैसा जोड़ दीजिएगा मान लीजिए, तो क्या निकल जाएगा, GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। अब देखिए ग्राफ है अभी, अब मूल ह्रास जब इसमें घटा दीजिएगा तो क्या यही वैल्यू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, और यही किसी देश की राष्ट्र आय कहलाती है। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, ठीक ना। आप देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, यही नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पूरे देश का में से कुल जनसंख्या अगर भाग दे दीजिएगा, आपको प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश का मान लेते हैं कि 200 लाख करोड़ जो है ना, मान लीजिए अभी हमारे देश का मान लेते हैं फैक्टर कॉस्ट है 1 साल का, और अगर आबादी मान लीजिए अभी कितना है, 150 करोड़ है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो जो वैल्यू होगा वही हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें पढ़ाया कि हम GDP GNP हम तो एक तो ये निकाल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट पर, और दूसरा हम निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस पे। अब कुछ और तरीका है, एक को दूसरे उसको बोलते हैं आधार वर्ष या बेस ईयर, या वास्तविक राष्ट्रीय आय या रियल राष्ट्रीय आय, या उसको बोलते हैं स्थिर मूल्य या कांस्टेंट प्राइस पे निकालेंगे। देखिए
आधार वर्ष या स्थिर मूल्य या वास्तविक रियल जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कीमत को स्थिर रख देते हैं, क्या कर देते हैं, और किसी एक वर्ष को हम आधार वर्ष क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अभी हमारी भारत सरकार जो आधार वर्ष किसको मानी है, 2011 और 12 को, और इसको कब चेंज किया है, 2015 में। पहले 2015 पहले 2004 और 5 हमारा बेस ईयर था, पूछ चुका है कई एग्जाम में। अभी बेस ईयर मेरा क्या है, 2011 और 12 है। इसको कब चेंज किया, 2015 में चेंज किया। आइए इसको समझते हैं, आधार वर्ष या ये स्थिर मूल्य क्या है। जिसे मान लेते हैं, ऐसा मान लीजिए कि किसी 2 साल पहले कुछ क्वांटिटी उपज हुआ, मान लेते हैं, जैसे मान लो गेहूँ लेते हैं, गेहूँ मान लो 10 केजी पैदा हुआ खेत में, 1 बीघा खेत में, ठीक ना। और गेहूँ का जो प्राइस था, एक का 10 रुपया था, तो 10 केजी गेहूं का दाम 10 रुपये के रेट से मान ली 100 रुपया हुआ। ये मान ली 2019 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट 19 की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उसी 1 बीघा मैंने फिर से गेहूं लगाया, इस बार 5 केजी गेहूं पैदा हुआ, ठीक ना। लेकिन उसका जो 1 केजी गेहूं का दाम इस बार मान ली 30 रुपया है। इसका मतलब कितना कॉस्ट हो गया, 150 टोटल हो गया ना। अब बताइए, पिछले साल 100 रुपया हुआ था हमारा पैसा हमको मिला था, अब कितना मिल रहा है हमको, 150 मिल रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, 50 रुपया। लेकिन आप ये बताइए, ये जो आपको वृद्धि दिखाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस में वृद्धि हो गया, कीमत में वृद्धि हो गया, ना कि आपका रियल में वृद्धि हुआ। पहले आप 1 बीघा में 10 केजी गेहूँ उगाए थे, इस बार तो 5 ही उगाए हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका वैल्यू बढ़ा हुआ दिखाई इसलिए पड़ रहा है 50 रुपया, क्योंकि महंगाई है। तो इस महंगाई को हम कंट्रोल करने के लिए काउंट ना करें, इसलिए हम किसी को बेस ईयर मान लेते हैं, एक आधार वर्ष मान लेते हैं, ताकि हमको रियल उत्पादन देश का क्या हो सके, पता चल सके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, 2021 में मान लेते हैं हमारे देश में 100 केजी मतलब कि ना गेहूँ का मान लेते हैं, ठीक ना। और बेस ईयर मान 2011 और 12 में 1 केजी गेहूँ का दाम मान लीजिए 5 रुपया था, मान लेते हैं। तो 100 केजी हुआ, 5 के दर से कितना दाम हो गया, 500 हो गया, ठीक ना। अगला साल 21-22 में क्या हुआ, अब मान लीजिए कि हमारा गेहूं जो है ना 110 केजी उत्पन्न हुआ, और चूँकि हम बेस ईयर वही माने हैं, तो दाम हम कितना रखेंगे, 5 रुपया। मतलब कितना हो जाएगा इस बार, 550 रुपये मेरा हो। मतलब कि ये हुआ रियल वृद्धि। 500 था, अब कितना हो गया, 550, 50 रुपया मेरा रियल वृद्धि हुआ। यही होता है आपका आधार वर्ष पर हम जो है ना किसी देश का रियल जो है ना कितना वो वृद्धि किया, वो हम निकालते हैं। अगला वही मौद्रिक या राष्ट्रीय आय या चालू कीमत पर, या मतलब करंट प्राइस पर, इसमें सिर्फ महंगाई क्या होता है, जुड़ा होता है। तो अभी हमारी सरकार जो है ना मार्केट प्राइस या चालू कीमत पर ही क्या होती है, जीडीपी निकालती है, ठीक ना। चलिए, और फिर निकालती दोनों पर, लेकिन इसी को वैल्यू देती है। तो अब आइए, इसमें एक टर्म और है, जीएनपी डिफ्लेटर्स। ये क्या होता है, सिंपल क्या होता है, आपका जो मौद्रिक जीएनपी निकला है, मतलब जिसमें महंगाई जुड़ा हुआ है, और जो रियल है जिसमें आप महंगाई नहीं जोड़े हैं, महंगाई वाले को रियल से डिवाइड कर दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, वो आपका निकल जाएगा जीएनपी डिफ्लेटर। मतलब कि आपको महंगाई का रेट पता चल जाएगा। देखिए सिंपल सी बात, ये क्या है, नॉमिनल है। मतलब मान लीजिए कि नॉमिनल मान लीजिए वैल्यू मान लीजिए 2000 रुपया, और रियल कितना था उस साल, 1000 था। तो जब सॉल्व करेगा तो कितना 200%। ये 200% कहीं ना कहीं महंगाई को क्या कर रहा है, दिखा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है जीएनपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं, तो मौद्रिक में से रियल को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और 100 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य या फैक्ट इसको देख लीजिए। पहला फैक्ट तो यही है कि अभी राष्ट्रीय आय मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, और कब से, 2015 से निकाला जा रहा है। और कौन निकालता है, ये निकालता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो इसको क्या करती है, निकालती है। CSO इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CSO इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें अगला कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जो है पहली बार जो है ना दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया था, निकाला था। कब, 1868 में पहली बार। और उसमें 20 रुपया जो है ना, 20 रुपया आय था प्रति वर्ष उसमें हमारे देश के लोगों का। फिर एक वैज्ञानिक अनुमान लगाया राष्ट्र आय का, वो निकाला था किसने, वो BKRV राव एक आदमी थे, उसने निकाला था 1925 और 1931 में। उसके बाद देखिए 1949 में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। PC महालनोबिस जो है ना, इसके क्या थे, समिति के अध्यक्ष थे। समिति में एक और थे, उनका नाम था गॉडगिल, और ये भी थे BKRV राव भी थे। 3 लोगों का इस समिति, राष्ट्र आय समिति का गठन कब, 1949 में हुआ था, ठीक ना। उसका देखिए एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भी स्थापना हुआ था मई 1951 में, और एक नेशनल
जो है ना सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्थापना हुआ था, इसको NSSO बोलते हैं, 1950 में बना था। अभी क्या हुआ है, सरकार ने क्या किया है, इस दोनों को मिला के एक ही नाम ले दिया गया है NSO, मतलब कि नहीं सॉरी CSO, क्या नाम दिया गया है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नाम दे दिया है, CSO नाम दे दिया है। इस बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था 66 में कि इस दोनों को मिला के क्या नाम दिया गया है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या इसको NSO भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राष्ट्र आय का जो भी आंकड़ा जो जारी होता है इसी द्वारा होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक ना, या उसको NSO द्वारा जारी किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साइमन कुटजेंट को जो है ना राष्ट्रीय आय लेखांकन का ना जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल इनकम का जन्मदाता कौन है, साइमन कुटजेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ना नेशनल इनकम का वीडियो हो गया, ठीक ना, ये बेसिक है, इसी से एक दो क्वेश्चन आपसे आ जाएगा। फिर आगे एक वीडियो में इसमें ना मनी या बैंकिंग या कोई और टॉपिक आपको मैं करूँगा, और हर एक वीडियो मेरा वही 20 से 25 मिनट रहेगा। और विश्वास कीजिए कि लगभग 5 या 6 वीडियो में मैं पूरा इकोनॉमिक्स कवर कर दूंगा, जो बीपीएससी के पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं अलग से एक दिन बजट भी पढ़ा दूंगा, बजट का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सब करा दूंगा, ठीक है ना, आप उसका टेंशन मत लीजिए।